हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स हैं और पीआईबी न्यूज़ हैं वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OECD ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने इंडिया का FY27 के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका फोरकास्ट 6.3 कर दिया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फोरकास्ट है 6.3, इसको इंक्रीज करके बनाया गया है। तो टोटल क्या ट्रेंड इन्होंने बताया है जीडीपी ग्रोथ का आपको पता होना चाहिए। FY26 के लिए 7.6% बताया है, FY27 के लिए 6.3% बताया है और FY28 के लिए 6.4% बताया है। जो इनकी रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक अंडर प्रेशर, जून 2026 का ये एडिशन है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जो लेवल पे अगर आप ग्रोथ देखो तो उसको स्लो डाउन करके बताया कि 2.8% 2026 में स्लो डाउन हो जाएगी और फिर 2027 में 3.1% फिर से बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए OECD से रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कब ये फाउंड हुआ था? 1961 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। कितने कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं? टोटल 38 मेंबर कंट्रीज़ इसके हैं। इंडिया इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है बट की पार्टनर है। ठीक है, तो क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं ये आपको याद होने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस करे। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आई होप आपको नाम पता होगा इस बैंक का, ये एक इंटरनेशनल बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके साथ एक पार्टनरशिप कर ली है मुंबई में। किस चीज़ के लिए करी है? सप्लाई चेन को फाइनेंस करने के लिए। देखो, किसी भी प्रोडक्ट या गुड को मूव करना होता है तो उसके लिए सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर शार्क टैंक भी देखते होगे या आप और भी कोई कंपनीज़ को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा सप्लाई चेन कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स जैसे कि कोक हो गया, पेप्सी हो गया, इन्होंने सप्लाई चेन को अच्छे से क्रैक करा है, तभी ये लोग अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इसी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन दोनों बैंक्स का ये एग्रीमेंट हुआ है, मुंबई में हुआ है ये। इसके अलावा एक रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट हुआ है, वो कहाँ पर होगा? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक है, तो एक गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये, पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है? लंदन बेस्ड बैंक है, ये 1969 में बना था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक रीजन वाइज डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि ये एशिया में डेवलपमेंट को देखता है। ठीक है, एशिया एंड पैसिफिक टू बी स्पेसिफिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यू शुड नो, मनीला, फिलीपींस। 1966 में ये फाउंड आउट हुआ था। इसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल 69 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें से 50 ऐसे हैं जो एशिया पैसिफिक से ही हैं, बाकी जो 19 मेंबर्स हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हैं। तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग अलग कंट्रीज़ की हेल्प करता है जो एशिया और पैसिफिक को बिलोंग करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये पार्टनरशिप आपको पता होनी चाहिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। केरला ने रिलीज़ करा है वाइट पेपर ऑन फिजिकल हेल्थ। जो केरला का टोटल डेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला के लिए, वो हो चुका है 5.07 लाख करोड़। 35.5% हो चुका है उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अटेंड करी है गीता मैम की, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट थी, तो आपको पता होगा कि इस समय इंडिया का ये टारगेट चल रहा है कि जो हमारे इंडिविजुअल स्टेट्स का जो डेट है उसको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट चल रहा है। एंड क्योंकि आरबीआई के डेटा से ये पता चला था अभी एनुअल रिपोर्ट में कि 3.3% हो चुका है जीडीपी का, ये जो कंबाइंड जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं सबका जो फिजिकल डेफिसिट है। एंड हमारा टारगेट है कि इसको 3.3 से 3% पर लेके आना है। तो इसीलिए ये वहाँ से रिलेटेड न्यूज़ है, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। तो जब अब केरला ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, वाइट पेपर निकाला है फिजिकल हेल्थ पे, तो उसमें क्या डेटा दिया है वो आपको पता होना चाहिए। 5.07 लाख सीआर का टोटल डेट हो चुका है। जब भी आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करोगे, ठीक है, अगर आप आरबीआई देने जाओगे तो वहाँ पर आपको अपने आंसर को एक प्रॉपर वे में फ्रेम करना होता है। ठीक है, एंड आपके पास अगर वो फॉर्डर मटेरियल नहीं है, अगर आपको लॉजिकल रीजंस नहीं पता, देन ऑफ कोर्स योर आंसर विल नॉट लुक वेरी लॉजिकल। ओके, दैट इज़ वाई
कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट डेट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर और सब्सिडीज़। जैसा आपने देखा होगा पंजाब स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो वो सब्सिडी में क्या होता है कि कुछ यूनिट्स आपके फ्री हो जाते हैं। लेट से आप 200 या 300 यूनिट्स अपने डोमेस्टिक यूज़ में अपने घर में यूज़ कर रहे हो, तो उतने यूनिट्स के लिए आपको बिल पे नहीं करना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इसका जो टोल है, इसका पेमेंट कर कौन रहा है? जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो गवर्नमेंट के लेवल पे उसका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के स्टेट डेट में आ जाता है, ठीक है। तो वेलफेयर और सब्सिडी स्पेंडिंग एक रीज़न है। सेकंड रीज़न है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि सैलरीज आपकी जानी ही जानी है, पेंशन आपकी जानी ही जानी है, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी लोग वर्क कर चुके हैं, तो वो भी एक तरीके से आपके जो भी रिवेन्यू हो रहा है वो वहाँ चला जा रहा है। तो उस वजह से स्टेट का डेट बढ़ रहा है, क्योंकि अदर चीज़ों के लिए, जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं ग्रोथ के लिए, उसके लिए फिर डेट लेना पड़ता है अलग अलग जगहों से, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन, केरला में जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो 15% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर की तरफ इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर की तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट्स जो हैं, ये हर स्टेट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। एंड वो लोग अपने लोकल लेवल पे टैक्स कलेक्शंस उतने अच्छे से, उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जब कोविड-19 पैंडमिक आया था, तो भी बहुत सारे स्टेट्स को इमरजेंसी में लोन्स लेने पड़ गए थे, एंड जितना उनका बजट था, जितना बोरोइंग का, उसको भी बाईपास करना पड़ गया था। उसकी वजह से लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो आगे इसके वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? जब भी आप अपना कोई आंसर लिखोगे तो एक लॉजिकल वे में आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा गया है, उससे रिलेटेड डेटा बताया गया है, रिफ़र करा गया है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को। उसके बाद उसके पीछे के जो रीजंस हैं उनको बताया गया है कि वाई दिस स्टेट लेवल डेट इज़ राइजिंग। एंड जब आप अपना आंसर दोगे तो सिर्फ यहाँ पर अपने आंसर को फिनिश कभी नहीं करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। आपको आगे फ्यूचर के लिए जो भी ब्रेक थ्रूज करे जा सकते हैं, जो भी एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो भी आपको शेयर करने हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? बोरोइंग लिमिट्स जो हैं उनको स्ट्रिक्ट बनाना है। लोकल लेवल पे रिवेन्यू कलेक्शन, जैसे कि लोकल टैक्स बेसिस, जीएसटी कलेक्शंस, क्योंकि एसजीएसटी भी होता है, ठीक है, तो उसके कलेक्शंस इंप्रूव करने हैं। नॉन टैक्सेबल इनकम सोर्सेज ढूंढने हैं। इसके अलावा जो भी आप हर चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो पब्लिक को, स्टेट लेवल की बात हो रही है, तो उसके आपको प्रॉपर फीस एंड प्रॉपर चार्जेस, ताकि आपके अपने रनिंग कॉस्ट कवर हो पाएँ। ऐसा नहीं कि आप इतने ज़्यादा फ्रीबीज अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हो ऑन अ स्टेट लेवल कि आप खुद ही अपने ऑपरेशनल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा जो भी आप फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हो, लेट से सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर हेल्थ केयर नीड्स बढ़ रहे हैं, तो जो भी आप डिलीवर कर रहे हो, इट शुड बी टारगेटेड, कि जिस पर्सन को उसकी रियल में रिक्वायरमेंट है, ओनली द एक्चुअल बेनिफिशरीज एंड द राइट पीपल आर गेटिंग द मनी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक सिस्टम है डीबीटी, आपको पता होगा, इससे सिर्फ उसी को फाइनेंशियल एड जाता है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो पाए, लीकेज ना हो हमारी स्पेंडिंग में। तो अपनी स्पेंडिंग को जब कर्व करेंगे, एक स्मार्टली वे में अपने मनी स्पेंड होगा स्टेट लेवल पे, तभी हमारे स्टेट्स की टोटल जो डेट है वो उतना ज़्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया विद दिस, एंड एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। 29th नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, NAEG, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026। इसकी सेरेमनी कहाँ पे होनी है? जयपुर, राजस्थान। कितने प्रोजेक्ट्स इसके अंदर देखे जाएंगे? 17 प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स इसमें सेलेक्ट कर लिए गए हैं। गोल क्या है इस चीज़ का, नेशनल लेवल पे अवार्ड देने का ई गवर्नेंस का? ताकि जो भी डिजिटलाइजेशन जैसे हर चीज़ का हो रहा है, गवर्नेंस जो है वो टोटली ऑनलाइन फॉर्मेट में जा चुकी है, तो वो जो टूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है। कौन ये अवार्ड्स देता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। ये अवार्ड उन्होंने सेटअप करे थे 2003 में। जो विनर्स होते हैं गोल्ड लेवल के, उनको 10 लाख मिलता है, एंड जो सिल्वर लेवल के अवार्ड विनर्स होते हैं उनको 5 लाख रुपीज़ मिलते हैं विद अ सर्टिफिकेट एंड अ ट्रॉफी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इन्होंने मिलके एक मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करी है, GSCO। मतलब जो भी मिनरल्स हैं, जो वैल्यूएबल हैं, उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन को के लिए ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पर सेटअप होगी? IIT ISM धनबाद में, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ
कैम्ब्रिज, इन दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया की तरफ से आईआईटी आईएसएम धनबाद इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको रिप्रेजेंट कर रही है। गोल यही है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे एग्जैक्ट हमें रियल टाइम डेटा मिल पाए, ताकि हमें पता चले जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनका वेरियस इंडस्ट्रियल वेज में यूज़ है, ठीक है, एंड अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ होता है मिनरल्स का, ठीक है, तो उनके ग्लोबल सप्लाई चेन से हमें डेटा मिल पाए कि एग्जैक्टली वेयर द मिनरल्स आर मूविंग। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी कब से आया है, एकदम से ये डिस्प्यूट उठा, ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न उठ गया है। जब पहलगाम अटैक हुआ था तभी उसके बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस, एंड इसी की वजह से ये इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट स्टिल कंटिन्यूइंग है। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, किसने ये साइन करवाई थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मीडिएट होके इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन करी थी। कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सतलज, ब्यास एंड रवि, ठीक है, इंडिया के पास पूरा राइट है इनको यूज़ करने का। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है, इंडिया अलाउ करता है यूज़ करने के लिए लिमिटेड पर्पज़ के लिए। ओके, तो ये जो ट्रीटी है इसमें 3 टाइप का सिस्टम होता है। परमानेंट इंडस कमीशन एक है टॉक्स करने के लिए, इश्यूज सॉल्व करने के लिए, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है, थर्ड है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट कर लिया है, ये नए नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 2 ईयर के टर्म के लिए, ठीक है, तो 1 जनवरी 2027 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक, यानी कि 1 जनवरी को स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर 2027 में स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर 2028 में दिसंबर फाइनल डे 31 दिसंबर को ये इनका टर्म फिनिश हो जाएगा। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आपको नेम पता होने चाहिए, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिडैड एंड टोबागो। ओके, सो दीज आर द 5 कंट्रीज, जिम्बाब्वे ऑल्सो, सो ट्रिनिडैड एंड टोबागो इज़ वन। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपकी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस, टोटल 15 मेंबर्स आर देयर, out of which 10 are non-permanent, only 5 members are permanent। परमानेंट मेंबर्स में क्या इंडिया आता है यूएनएससी में? नहीं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर्स आर यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। ओके, तो इनके पास वेटो पावर है, ये लोग किसी भी रिजोल्यूशन के पास होने से पहले उसके अगेंस्ट वेटो भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कितने भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हो। फर्स्ट टाइम है ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किर्गिस्तान को एक इलेक्शन मिला है एज अ 2 ईयर टर्म, ओके, नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तेलंगाना से रिलेटेड है, ये स्टेट लेवल की न्यूज़ है। इन्होंने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करा है जर्मन स्टेट ऑफ थुरिंगिया, ओके, इन हैदराबाद में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है तेलंगाना और जर्मन स्टेट ऑफ थुरिंगिया के बीच में। ये किस चीज़ के लिए है? जो स्किल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, स्टार्टअप्स हैं, लाइफ साइंसेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उस सब में कोलैबोरेट करने के लिए। तो अब तेलंगाना इनके साथ पार्टनर करके जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि हमारे बेटर इम्प्रूवमेंट हो पाए इन टेक्नोलॉजीज़ का, स्टार्टअप्स का, स्किल्स का, ताकि लोग स्किल अप हो पाएँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है, इसने अप्रूव कर दिया है एक ओपन कैंपस इन बेंगलुरु इन इंडिया, ठीक है, तो ये आपकी कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है कि कर्नाटका में बेंगलोर में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के साथ एक ओपन कैंपस बन चुका है विद द गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ताकि ग्लोबल लेवल की एजुकेशन जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी में मिल रही है वो आपको इंडिया में मिल पाए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी वीज़ा से रिलेटेड। वीज़ा ने अपना इनफाइनाइटली मोर कैंपेन लॉन्च कर दिया है। ये एक नया कैंपेन है, इसका एम्बेसडर कौन है आपसे पूछा जा सकता है। शाहरुख खान SRK इसका ब्रांड एम्बेसडर है। कैंपेन का नाम है इनफाइनाइटली मोर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फुटबॉल लेजेंड जो है लियोनेल मेसी, एवरीवन नोज हिम, ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है कि सबसे पहले ये फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं जिनको प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास अवार्ड मिले स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। फुटबॉल में पहली बार किसी इंडिविजुअल फुटबॉलर को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं, तो जो ACC है,
ACC है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। इन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया है, कहाँ पर, आपको पता होनी चाहिए दो चीज़ें। फर्स्ट, हु गॉट अपॉइंटेड, सेकेंड थिंग इज़ वेयर ही गॉट अपॉइंटेड। फर्स्ट थिंग इज़ दैट नीलकंठ मिश्रा जी, ठीक है, ये कौन है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये इस समय। इनको ये बन चुके हैं ईडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में जो ईडी की पोस्ट है अब वो ये संभालेंगे फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इससे पहले कौन था यहाँ पे, इस पोस्ट पे पहले वर्ल्ड बैंक पे थे श्री परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, तो उनकी जगह पे अब आ चुके हैं नीलकंठ मिश्रा जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीलकंठ मिश्रा जी ईडी बन चुके हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आपको पता होना चाहिए, भूलना मत, वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये ऑलरेडी नीलकंठ मिश्रा जी बैंक में वर्क कर रहे थे, एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक से अब ये चले गए हैं वर्ल्ड बैंक में। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक जो आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। कब फाइंड हुआ था, 1944 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का, अजय बांगा जी हैं, इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। मेंबर्स कितने हैं, 189 मेंबर्स हैं। मिशन क्या है वर्ल्ड बैंक का, टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी इसी का पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA भी इसी का पार्ट है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। इंटरनेशनल डे, ये एक डेट है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, जो चिल्ड्रन विक्टिम्स होते हैं एग्रेशन के, उनके लिए एक इंटरनेशनल डे है। तो ये कब सेलिब्रेट होता है, कब इसको मार्क करा जाता है, जून 4, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था, 1983 में। जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे सफरिंग होती है वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसका जो इफेक्ट है चिल्ड्रन पे, उसको कोमेमोरेट करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए जून 4 को ये सेलिब्रेट करा जाता है। किसने इस डे को इस्टेब्लिश करा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ओके। सो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप RBI ग्रेड बी को टारगेट करना चाहते हो तो आप RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेफ्ट साइड में ये कोर्स आपको दिख रहा होगा। इसमें वीकली बेसिस पे मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूँगा, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बना के दूंगा एंड सारे रिसोर्सेज इसी में आपको मिल जाएंगे। इससे ज्वाइन करने से पहले कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 2027 RBI ग्रेड बी और 2028 में जो RBI ग्रेड बी होना है, दोनों के लिए क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका लिंक आप चेकआउट कर सकते हो पिन कमेंट में से। इसके अलावा अगर आप बैंक PO एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो तो राइट साइड में आपको कोर्स दिख रहा होगा, बिगिनर टू बैंकर कोर्स इसका नाम है। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। इसमें हम लोग SBI PO, IBPS PO, RRB PO एग्जाम्स को टारगेट करते हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इसका लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो एंड आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंडर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।